Hey everyone, I am Anupam Mishra and welcome back to our exciting class on artificial intelligence series. In today's episode number 3, we will dive into the topics what I have already covered in revisiting AI product cycle and ethical framework for AI. So in today's topic, we will discuss case-based questions, multiple choice questions, assertion and reasoning question, and some important questions from examination point of view. So first I will discuss case-based question. So what is the first case? This case-based question is given in your book. So first case is in a corporate setting, a multinational company is facing scrutiny over its environmental practices, particularly regarding the disposal of industrial wastes. The company has historically prioritized profit maximization and cost cutting, leading to practices that result in environmental harm and negative impacts on local communities. As a public awareness and concern about environmental sustainability grow, stakeholders, including investors, customers, and advocacy groups, are calling for the company to adopt more responsible and sustainable business practices. So basically, इस केस में क्या कहा जा रहा है, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, और इस कंपनी पर उसके पर्यावरण से जुड़े जो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। उस कंपनी को लेके जो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, जो कामकाज हैं, जो पर्यावरण से जुड़े कामकाज हैं, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। खासकर उसके मशीन से, मतलब उसके कारखाने से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्टेज, मतलब जो कचरे हैं, उसके डिस्पोजल को लेके, मतलब जो तरीका है डिस्पोज करने का, उस तरीकों को लेके सवाल उठ रहे हैं। और ये जो कंपनी है वो क्या देख रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रही है और कॉस्ट कटिंग कर रही है, और जो लागत है वो कम से कम करना चाह रही है। उस पर ध्यान दे रही है कि मतलब मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एज ड्यू टू मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग। इसी वजह से कंपनी ने ऐसे काम किए जिनसे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा और जो आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ हैं को भी परेशानी झेलनी पड़ी। उसके बाद अब जैसे जैसे जनता में पर्यावरण को बचाने की जागरूकता बढ़ रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे निवेशक, मतलब कस्टमर और सामाजिक संगठन अब कंपनी पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी पुरानी आदत को छोड़कर एक रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल तरीके से काम करे। तो ये मेरा एक केस है। अब इस केस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, ड्राइंग फ्रॉम द केस प्रेजेंटेड, एनालाइज द एथिकल कंसिडरेशन सराउंडिंग द कंपनी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस थ्रू द लेंस ऑफ वैल्यूज फ्रेमवर्क। क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है कि जो केस दिया गया है उस केस पे आधार पर कंपनी की पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों और एथिकल दृष्टिकोण से उसको क्या करना, समझना है, विश्लेषण करना है और बताना है कि कौन सा वैल्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करें ताकि इस स्थिति को हम अच्छे ढंग से समझ सकें। सो इन द आंसर, दिस इज द केस। So in the answer we can study this case using 3 ethical framework. मेरे पास 3 ethical framework हैं, right based, value based and virtue based. So right based में हम क्या करेंगे, every person has the right to live in clean and safe environment. हर सारे person का right है कि वो clean और safe environment में रहें. The company is breaking the right by polluting and harming local communities. और कंपनी क्या कर रही है, उनके अधिकार को ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है, by polluting and harming local communities. To be ethical, the company should use safe waste disposal method and respect people health and rights. अगर हम ethical होके सोचें तो कंपनी को जो डिस्पोजल का वेस्ट है उसको अच्छे से करना चाहिए जिससे हम पीपल्स के हेल्थ और उनके राइट को सुरक्षित कर सके। तो ये मेरा राइट बेस्ड फ्रेमवर्क हुआ। अब यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क क्या कहता है, एथिकल फ्रेमवर्क, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, द कंपनी सेविंग मनी इन द शॉर्ट टर्म बट कॉजिंग द बिग प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। कंपनी क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म में तो मनी को बचा रही है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पॉल्यूशन, डिसीजेस एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट। इफ द कंपनी यूजेस इको फ्रेंडली मेथड, इट मे स्पेंड अ लिटिल मोर बट इट विल हेल्प सोसाइटी एंड आल्सो कीप द बिजनेस सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। अगर कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या मेथड्स यूज करे तो हो सकता है कि लिटिल, कुछ हद तक स्पेंड लिटिल मोर, शायद कुछ ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, बट सोसाइटी को, जो आसपास की सोसाइटी है, एंड कीप द बिजनेस सेफ, और अपने बिजनेस को सेफ रख सकते हैं जिससे उनका जो प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर मैक्सिमम हो सकता है, भले अभी लॉस हो रहा हो बट इन फ्यूचर मैक्सिमम होगा। वर्चू बेस्ड फ्रेमवर्क जो है,
This is also called good character. Right now the company looks greedy and careless because of its harmful action. अभी कंपनी क्या कर रही है, बड़ी मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में बहुत केयरलेस बर्ताव दिखा रही है और उससे कुछ हार्मफुल एक्शंस हो रहे हैं. टू इम्प्रूव द लीडर्स शुड शो ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर नेचर. इनको इम्प्रूव करने के लिए जो उस कंपनी में लीडर्स हैं उनको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए एंड केयर फॉर नेचर, और नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए. दिस विल रिबिल्ड ट्रस्ट एंड मेक द कंपनी रेस्पेक्ट. और इससे क्या होगा, कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और तो उस कंपनी का लोगों के मन में एक रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा. तो इसी जो मैंने 3 लिखा आपका, राइट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्च्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स, उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया उन बच्चों के लिए जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए. तो राइट बेस क्या है, पीपुल हैव अ राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर. पीपुल का राइट है क्लीन वाटर और एयर पाने का. कंपनी मस्ट रेस्पेक्ट दिस एंड यूज सेफ वेस्ट डिस्पोजल. कंपनी को पीपल्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको एक सेफ वेस्ट डिस्पोजल मेथड चुनना चाहिए. यूटिलिटी बेस्ड जो फ्रेमवर्क है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल रहा है जो कि स्मॉल है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म हार्म के लिए. लॉन्ग टर्म हार्म ज्यादा हो रहा है. इको फ्रेंडली मेथड बेनिफिट सोसाइटी एंड बिजनेस बोथ. अगर हम इको फ्रेंडली मेथड यूज करेंगे तो सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और बिजनेस को भी बेनिफिट होगा. वर्च्यू बेस में क्या होगा, कंपनी लुक्स ग्रेडी नाउ. कंपनी अभी क्या कर रही है, लालच कर रही है ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें. तो ऐसा काम नहीं चलेगा. कंपनी को ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, लोगों को केयर करना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी टू बिल्ड ट्रस्ट, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाए उस कंपनी के ऊपर. नेक्स्ट जो आपका केस है उसको देखते हैं. सेकंड केस क्या कह रहा है, केस सिनेरियो 2. इन अ रूरल फार्मिंग कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स इज फेस्ड विद अ डायलेमा रिगार्डिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन देयर क्रॉप्स. द फार्मर हैव ट्रेडिशनली relied on chemical pesticides to control pests and maximize crop yields. However, concerns have been raised about the potential environmental and health impacts of pesticides use, including soil contamination, water pollution, and adverse effects on human health. Additionally, neighboring communities and environmental advocacy groups have expressed opposition to the widespread use of pesticides, citing ecological damages and risks to biodiversity. Now, इस केस पे क्वेश्चन है, in the case provided, examine the ethical considerations surrounding pesticides used in agricultural sector. Applying ethical framework to analyze the competing interest and value its stake. अब जो हमारा केस नंबर 2 कह रहा है, उस केस का अगर समझे तो कह रहा है कि एक छोटे से गांव में किसान रहते हैं. ओके, देन ये किसान कई सालों से अपनी फसलों पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते आ रहे हैं. जो फार्मर्स हैं वो अपने किसानों की क्रॉप्स पे काफी पेस्टिसाइड्स यूज करते आ रहे हैं. अब जो पेस्टिसाइड्स है उनको हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो क्रॉप हैं उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके अपने क्रॉप्स को, मैक्सिमाइज क्रॉप यील्ड कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का फसल का उत्पादन कर सके. लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या पेस्टिसाइड का जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उससे कई समस्याएं भी हो रही हैं. पहली समस्या क्या हो रहा है, सॉइल कंटेमिनेशन हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है. दूसरा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है. और एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी क्या पड़ रहा है, उनकी सेहत पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है. इसके अलावा अगर हम देखें तो आसपास के जो इलाके हैं और जो पर्यावरण संगठन है, एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है काफ़ी पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी खतरा बढ़ रहा है. अब उस पर बेस जो क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन में क्या गया है, एक क्वेश्चन में बताना है कि अगर हम अपने फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स उपयोग कर रहे हैं और अपने अगर हम फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं तो जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनसे जुड़ी नैतिक समस्याओं का विश्लेषण करो. मतलब आप उनसे जुड़ी एथिकल कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करो और बताओ अगर हम एथिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें तो इस जो कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज है तो इस मुद्दे में अलग अलग हित और मूल्यों को कैसे समझाया जा सकता है. जी आता क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन के लिए अगेन मेरे पास 3 टाइप्स के एथिकल फ्रेमवर्क है, राइट बेस्ड, वर्च्यू बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड. राइट बेस्ड फ्रेमवर्क किस पे क्या कहेगा
जो राइट बेस्ड है वो कहेगा एवरीवन हैज द राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल एंड गुड हेल्थ। सबका अधिकार है भाई स्वच्छ पानी मिले, क्लीन सॉइल मिले, साफ सुथरी मिट्टी मिले और एक अच्छा हेल्थ मिले। पेस्टिसाइड्स कैन पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल हार्मिंग नियर बाई कम्युनिटीज। पेस्टिसाइड क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है हमारे वाटर को, हमारे सॉइल को, और नुकसान पहुंचा रहा है हमारे नियर बाई आसपास के कम्युनिटीज को। फार्मर शुड ट्राई सेफर मेथड। फार्मर को क्या करना चाहिए? एक सेफ मेथड अपनाना चाहिए, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए टू रेस्पेक्ट पीपल राइट्स। अब दूसरी बात करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स क्या कह रहा है? यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क्स ये कह रहा है कि पेस्टिसाइड्स हेल्प फार्मर अर्न मनी एंड ग्रो मोर फूड। पेस्टिसाइड तो हेल्प करेगा फार्मर को मनी अर्न करने में और उनके क्रॉप के प्रोडक्शन को भी ग्रो करने में। हार्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म डैमेज किसका? हेल्थ का, सॉइल का, वाटर का और हमारे एनवायरमेंट का। इफ वी कंपेयर द हार्म इज बिगर देन द बेनिफिट लॉन्ग। अगर हम कंपेयर करें तो मेरा हार्म है वो बिगर है लॉन्ग टर्म की अपेक्षा। सो फार्मर शुड यूज इको फ्रेंडली मेथड। फार्मर को इको फ्रेंडली मेथड यूज करना चाहिए, जैसे IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, टू बैलेंस बोथ प्रॉफिट एज वेल एज सेफ्टी फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज वाटर एंड सॉइल आल्सो। नाउ वर्च्यू बेस्ड क्या कह रहा है? गुड वैल्यूज। फार्मर शुड शो वैल्यूज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। फार्मर्स को वैल्यूज करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, केयर करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को भी देखना चाहिए। यूजिंग टू मेनी पेस्टिसाइड्स ओनली फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट शोज केयरलेसनेस। ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट हमारा क्या है? केयरलेसनेस हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना। उससे बेटर है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, हम कम पेस्टिसाइड यूज करें। अगर यूज भी कर रहे हैं तो हम इको फ्रेंडली मेथड यूज करें, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज करें। बाय प्रोटेक्टिंग द लैंड एंड एनवायरमेंट फार्मर बिकम गुड केयर टेकर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर फार्मर्स लैंड और एनवायरमेंट को अच्छे से देखभाल करें तो फार्मर जो हमारे हो सकते हैं गुड केयर टेकर्स हो सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के। ना उसी को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है ताकि जो बच्चे शॉर्टकट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं आज के डेट में तो उनको शॉर्टकट तरीका मिल जाए। राइट बेस पीपल हैव अ राइट टू क्लीन वाटर हेल्थ। फार्मर शुड रेस्पेक्ट देयर एंड यूज सेफर मेथड्स। ऑलरेडी मैंने समझा दिया, शॉर्टकट लिख दिया बस। फिर यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मोर एड, लॉन्ग टर्म हार्म, pollution and diseases, eco-friendly farming is better. Virtue-based framework, farmer should show responsibility and care for nature, not just think of quick profit. Conclusion क्या निकल रहा है? Balanced food production with health and environment. Use sustainable method like organic farming. This is the conclusion. Now, I will move to the multiple choice question part. So basically, the first question is, why the purpose of defining a problem statement during a problem scoping stage in AI projects? Second, problem scoping stage में हम जो अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं उसका क्या पर्पस है? टू कलेक्ट डेटा? ना, कलेक्ट डेटा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। डेटा को हम कलेक्ट नहीं करते हैं। डेटा एक्विजिशन जो मेथड सेकंड स्टेज उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज द राइट वन। नाउ इन व्हाट वेज कैन AI मॉडल बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू देम? कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डेटा के बिहाफ पे हम अपने AI मॉडल को कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 10 रिपोर्ट रखा हुआ। 3 डोमेन जो हमारे हैं वो डेटा साइंस या स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? इन स्टैटिस्टिकल डेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन रिलेशन टू डेटा? स्टैटिस्टिकल डेटा में प्राइमरी फंक्शन क्या है सिस्टम का डेटा के रिलेशन में? तो क्या कह रहा है? जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट? नो, कभी नहीं। हम एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जो मेरा प्राइमरी फंक्शन है स्टैटिस्टिकल डेटा का है वो है डेटा को एनालाइज करना टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट इन रिलेशन टू डेटा ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट? कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट का मेन गोल है ट्रांसलेटिंग ऑडियो डेटा इनटू विजुअल डिस्क्रिप्शन? नो। ऑप्शन बी, कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल? नो। ऑप्शन सी, teaching machine to understand textual information? No, also wrong. Option number D, converting digital visual data into computer readable form? No, just give me some time. I will just converting digital. Yes, converting digital visual data. Option D is the right one. Converting digital visual data into computer readable language. Question number 5, what is the primary function of NLP का primary function क्या है? Analyzing computer language? No, not. Interacting between computers and human using artificial intelligence? No.
Wrong. Option C, dealing with interaction between computer and human using natural language. Yes, option C is the right one. Option 5 का C. Question number 6. What do frameworks provide in the context of problem solving? प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेमवर्क्स क्या प्रोवाइड करते हैं? रैंडम सोल्यूशन? नो, रैंडम सोल्यूशन नहीं देते हैं. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन या स्टेप बाय स्टेप्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई कैटेगराइज? एथिकल फ्रेमवर्क्स कैसे कैटेगराइज है इन टर्म ऑफ एआई? तो हमारे दो टाइप्स के एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं, सेक्टर बेस्ड और वैल्यू बेस्ड. दिस इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्चू बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क? वर्चू बेस्ड और वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स का सेंटर फोकस्ड क्या है? मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी? नो. प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स? नो. अलाइनिंग एक्शन विद एथिकल प्रिंसिपल एंड बिलीफ? ऑप्शन सी. Option C, aligning action with ethical principle and belief. Option C is the right one for question number 8. Question number 9. Which of the following best describe right based value frameworks? इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है राइट बेस्ड वैल्यू फ्रेमवर्क को? राइट बेस्ड वैल्यू फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर ए, prioritizing human rights and dignity, valuing human life over other considerations. This is the right one. Option B भी देख लेते हैं. Evaluating action based on maximizing overall good? No. Centering on the character of the decision maker? No. Focusing on the achieving outcomes that offer greatest benefit? No. So 9, option A is the right one. Now question number 10. What is the primary domain of application of bioethics? हम जानते हैं बायोएथिक्स डील करता है हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस से. एग्रीकल्चर? नो, नॉट. ऑप्शन डी हेल्थ केयर लाइफ साइंस करेक्ट वन. So I have given the answer also. Just cross check 7B, 8C and 9A. 7B, 8C and 9A. Okay. So this is the answer for all the multiple choice questions. First attempt by yourself, then look at the answers and try how much you have attempted correctly out of 10 multiple choice question. Now we move into the assessment reasoning question. Now I have taken these questions are available in your book. These are the questions directly I have taken from the book. You can visit website cbsc.nic.in. After logging into this, you can find out the skill education. Skill education, you choose the class 10. Then skill subject AI, you have to choose for the academic year 25 and 26. Here you will find the book. Now assertion reasoning based question. Assertion ethics provide guidance and डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग. एथिक्स क्या प्रोवाइड करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है और राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करता है. रीजनिंग क्या है? एथिक्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स दैट एड इंडिविजुअल्स इन मेकिंग मॉरल जजमेंट्स एंड डिसीजंस. ओके. और अब इसमें क्या है? assertion reasoning are true and reasoning is correct expression of assertion, or assertion is true but reasoning is false. Both assertion and reasoning are true but reasoning is not the correct explanation of assertion. Option D, assertion is false but reasoning is true. So in this case, both assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion. How? Look at the example. Basically, ethics consist of set of values and moral that aid individuals in making moral judgment and decision. This is correct explanation of the assertion. Ethics really help us to decide what is wrong and what is right. This is the assertion. Now, ethics are based on values and morals that guide, help in making judgment and decision. Reasoning is true. Since the reasoning directly explains why ethics guide right and wrong, this is the correct explanation. So, both assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion. Now, question number 12. Assertion. Value-based frameworks in ethics provide guidance by focusing on fundamental ethical principles and values. जो value-based frameworks हैं एथिक्स में वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बाय फोकस करते हुए फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज. फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल और वैल्यूज पे फोकस करते हुए. रीजनिंग क्या है? दिस फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट डिफरेंट मॉरल फिलॉसफीज गाइडिंग एथिकल रीजनिंग एंड आर कंसर्न विद एक्सेसिंग द मॉरल वर्थ ऑफ एक्शन. रीजनिंग क्या कह रहा है कि जो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है वो हमारे मॉरल फिलॉसफीज जैसे राइट बेस्ड, वर्चू बेस्ड, इन सबको बताते हैं जो एक्सेस करता है मॉरल वर्थ ऑफ एक्शंस को, जो एक्सेस करता है मॉरल वर्थ ऑफ एक्शंस को. अब इस केस में भाई
असर्शन तो एकदम सही है कि वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स एंड एथिक्स प्रोवाइड गाइडेंस बाय फोकसिंग ऑन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। रीजनिंग क्या कह रहा है? रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Reasoning is the correct explanation of assertion. So in this case, both assertion reasoning are true, and reasoning is the correct explanation of assertion. So value-based frameworks do focus ethical principles like values, like right, virtue, utility. Assertion is true. They also come from moral philosophies like utilitarianism, right-based and virtue-based that access the moral worth of action. Reasoning too. The reasoning explains how value-based frameworks work, so it is the correct explanation. Now, some important questions. आपने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा। इस चैप्टर में जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिया है। एआई प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है? अगर हम एआई प्रोडक्ट साइकिल को बच्चे से एआई प्रोडक्ट साइकिल लिख तो देते हैं, बट वो सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एआई प्रोडक्ट साइकिल के जो स्टेजेस हैं हमको करेक्ट ऑर्डर में लिखे। तो करेक्ट ऑर्डर पता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एआई प्रोडक्ट साइकिल। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी एसेंशियल to keep the order of the AI product cycle. Why is problem scoping considered the most crucial stage in the AI product cycle? Problem scoping scope क्यों crucial माना जाता है AI product cycle? Very important question. How does computer vision help in detecting crop disease or monitoring me? Computer vision जो डोमेन है AI का, वो कैसे हेल्प करता है क्रॉप में जो डिसीज हो उसको आइडेंटिफाई करने में या मॉनिटरिंग करने में आपके यील्ड को, आपके उपज को। एथिकल फ्रेमवर्क से AI क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why there a necessity for ethical frameworks in AI development? ethical framework क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए? सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है? वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है? सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क, वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोएथिक्स क्या होता है, जो कि हम हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में यूज करते हैं। मेंशन 2 एरियाज वेयर बायोएथिक्स अप्लाइड। कौन से 2 एरिया है? लाइफ साइंस और हेल्थ केयर। एनएलपी क्या होता है? अगेन वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है? हाउ डू वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क हेल्प इन एथिकल डिसीजन मेकिंग? वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग में? लास्ट क्वेश्चन है distinguish difference between right based and virtue based right and virtue based frameworks। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप जब आप चैप्टर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद खुद पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मैंने आपको कराया आज का केस बेस्ड क्वेश्चंस, वो दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस से आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि आपको एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सो प्लीज प्रैक्टिस दोस 2 क्वेश्चंस इन केस बेस्ड। नाउ तो एपिसोड 3 में जो मैंने कवर किया, केस बेस्ड क्वेश्चन कवर किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किया, एस्ट्रेस रीजनिंग कवर किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया। बिल्कुल सही टैगलाइन लिखा हुआ है, एआई सीखो फ्यूचर जी। तो फ्यूचर एआई का देयर इज नो डाउट इन दैट। सो प्लीज लर्न एआई। दिस इज द बिगिनिंग फेज ऑफ एआई। अभी आपने स्टार्ट किया एआई पढ़ना क्लास 10, तो बिल्कुल आप इधर उधर मत सोचिए। एआई इज वेरी गुड सब्जेक्ट और एआई को अच्छे से पढ़िए। और ऐसे स्कूल्स जो एआई करिकुलम फॉलो कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, रियली ये मान के चलिए बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, वो टॉप लेवल के स्कूल हैं, टॉप नॉच स्कूल्स हैं। सेकंड थिंग्स, मैं एपिसोड नंबर 4 में स्टार्ट करूंगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। एपिसोड 4 में मैं कवर करूंगा रिविजिटिंग एआई, एमएल एंड डीएल और डिफरेंशिएट बिटवीन एआई, एमएल एंड डीएल। So thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, share it, subscribe it and share with your friend also. Your support means a lot to me. Thank you.